समझ में आना चाहिए। +5 है और -5 है, तो इसका मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। दे आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट। अरे वाह, कंफर्म हो गया। 1 मिलीमीटर अपार्ट मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो जब भी कभी कहा जाता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो वो डाइपोल बन जाता है। तो ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। आगे पूछ भी लिया इन्होंने, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कितना? P is equal to Q into 2A। Q into 2A। ये जो 2A है ना, इस 2A को, पूरे के पूरे डिस्टेंस को ही हम 2A बोल देते हैं। तो चार्ज कितना हमको दे रखा है, उन्होंने बोला कि एक तो है -5 माइक्रोकूलम और एक है +5 माइक्रोकूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मिलीमीटर। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इट इज आइदर चार्ज टाइम्स सेपरेशन। आइदर चार्ज टाइम्स सेपरेशन। टाइम्स का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम कह देते हैं ना कि 7 इंटू एक्स, तो 7 टाइम्स एक्स, 7 टाइम्स एक्स ये बोल देते हैं। तो ऐसे Q इंटू 2 है, तो चार्ज टाइम्स सेपरेशन। ये इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। तो Q कितना है? 5 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया कूलम। 2A जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये बताइए, ये मिली, माइक्रो, फेम्टो, एटो, इन सब का मतलब पता है? अगर नहीं पता है तो एक छोटी सी टेबल है, बहुत आसानी से याद हो सकती है। कहोगे तो भेज दूंगा ग्रुप पर। याद है? चलो याद है या नहीं है, मैं भेज ही दूंगा ग्रुप पर, ठीक है? वो काम आएगी याद। अच्छा, अब देखिएगा, नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो 9 या -9? गीगा का मतलब? गीगा गीगाबाइट। बताओ बताओ। क्या देखिए, सुनिए, ये होता है के इज फॉर किलो। किलो का मतलब 10 की पावर 3 यानी कि 1000। उसके बाद आता है कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मेगा। मेगा का मतलब 10 की पावर 6। उसके बाद आता है गीगा। गीगा का मतलब 10 की पावर 9। उसके बाद आता है टेरा। 1 TB की हार्ड ड्राइव सुना होगा, 10 की पावर 12, ठीक है ना? तो ये याद रखना, KMGT, ठीक, याद रखिएगा। 3, 6, 9, 12। तो ये 3 का टेबल चल रहा है एक तरह से। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ये होता है। छोटी सी टेबल है, बता दूंगा। अच्छा, उस टेबल में एक अजीब सी यूनिट होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग। 10 की पावर -10। तो वो 10 की पावर -10 उस टेबल में मेंशन नहीं है, ठीक है? उसको आसानी से याद करने के लिए उन्होंने जो, ये तो मल्टीपल्स हो गए, 10 के मल्टीपल्स हो गए। अगर 10 की पावर -3 होगा तो -3 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3, ये हो गया मिली। फिर ये तो कहलाते हैं मल्टीपल्स। अब जो मैं लिख रहा हूँ दे आर सब मल्टीपल्स। माइक्रो 10 की पावर -6, उसके बाद नैनो स्मॉल n 10 की पावर -9, और इसके लिए 10 की पावर -12 के लिए बोलो क्या होता है? फेम्टो। हालांकि इसका आता नहीं है क्वेश्चन, अजीब यूनिट है, ठीक है? रेयरली यूज यूनिट है, इसके लिए क्वेश्चन आता नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि ये ज़्यादातर यूज़ होती है। माइक्रो, मिली हो गई, माइक्रो हो गई और नैनो हो गई, ठीक है? तो इसकी छोटी सी टेबल है, वो मैं आपको भेज दूँगा, याद रहेगा। हाँ जी, फैराड, वो चैप्टर 2 करा रहे हैं क्या? फर्स्ट हो गया कंप्लीट? अच्छा, नहीं तो चैप्टर नंबर 1 में अभी गॉस थ्योरम, अच्छा हाँ, गॉस थ्योरम तो करा दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा गॉस थ्योरम ही है। तो फैराड जो उन्होंने बोला है, 3 ना पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 2। एक होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से कट चुका है। एक होता है सेमीकंडक्टर, वो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो आप करेंगे। अब आ जाते हैं पैसिव एलिमेंट्स पर। तो पैसिव एलिमेंट्स, एक होता है रेसिस्टेंस, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को एब्जॉर्ब करता है, रोकता है अपने अंदर। एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस लगता है बैटरी के अंदर, तो वो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, उसकी यूनिट होती है फैराड, ठीक है? उसकी यूनिट फैराड होती है, उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है? ऐसे ही एक और करेंगे, उसकी यूनिट हेनरी होती है, उसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर जो है वो जनरली यूज़ होता है, जैसे कभी भी अगर मान लो गीज़र, AC, फ्रिज, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो ठंडा कर रही है या गर्म कर रही है, वो चीज़ जब ख़राब होती है ना, तो मैकेनिक चाहे उसको कुछ ना पता हो, चाहे उसने चेक ना करा हो, वो आके सबसे पहले बेवकूफ़ों की तरह ये बोलता है, भाई साहब कॉइल ख़राब हो गई इसकी,
ठीक है, मतलब उसको कुछ करना नहीं है, उसको लाना है और उसको लाकर कॉइल को रिप्लेस कर देना है और फिर उसकी लेबर चार्ज ले लेनी है कुछ भी। ठीक, तो रिपेयर ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर अब ऐसे मैकेनिक आपको मिलेंगे ही नहीं जो चीज़ को रिपेयर करते हो कि इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, मैं फॉल्ट चेक करना चाहता हूँ। ठीक, तो वो जो होता है जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे जितनी भी बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ किस पर काम करेंगी, कैपेसिटर पर। ठीक है, जितने भी कूलिंग या हीटिंग डिवाइसेस हैं वो किस पर काम करेंगे, कॉइल पर। और जितने भी बाकी के इक्विपमेंट्स हैं घर में, जैसे पंखा हो गया, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई, जैसे कि टीवी हो गया, ये सारे के सारे काम करेंगे रेसिस्टेंस पर। हर एक का रेसिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। इनको हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब जरा ये देखिए डाइपोल मोमेंट निकालो जरा। अच्छा मैं 1 मिनट में आया बस। आंसर आ गया? ठीक है, होगा क्या, यूनिट क्या होगी इसकी? ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई की वैल्यू दे दी 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -6 Nm यानी कि न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब टॉर्क की बात करेंगे तो PE sin थीटा उनको याद होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है इन्होंने, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। दूसरा एंगल कितना दिया, 30 डिग्री, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। उसके आगे देखिए टॉर्क कितना दिया है, टाउ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर। ये दे रखा है, वो बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट इसका बताइए, तो बड़े आराम से हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। छोड़ दूँ, कर लोगे इसको, है ना? ठीक, अच्छा अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैंने नोट्स में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, हालांकि सॉल्यूशन देने की जरूरत थी, आसान है बिल्कुल। अगला देख लीजिए। अच्छा सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यही है ना कि एक चार्ज है हमारे पास, वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहा है, तो वो कितना न्यूटन का फोर्स लगा, ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरा चार्ज है उसका चार्ज कितना है। हाँ, चार्ज पर तो डिपेंड करेगा भी, सामने वाले चार्ज। हाँ सामने वाले चार्ज पर तो डिपेंड करेगा ही। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक टेस्ट चार्ज को मानकर किया जाता है, टेस्ट चार्ज को, और उसको हमेशा बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब 1 कूलम का। जैसे देखिएगा बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ हाँ, इसी वजह से आप ये देखिएगा पर कूलम का मतलब क्या है, F/C, F/Q सॉरी, और यही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये कह देते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर जैसे कभी भी कोई चीज़ टेस्ट करी जाती है तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए करा जाता है उसको। तो हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी फोर्स की इंटेंसिटी ही है। तो वो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, 1/4πε0। ये हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक था, कूलम्स लॉ। 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये था। अब इसमें आप ये मान लीजिए कि हमने कहा कि ये जो Q2 है, इस Q2 की वैल्यू 1 कर दिया जाए। ठीक है, जब Q2 की वैल्यू को 1 कर दूंगा तो 1/4πε0 Q1/r² बन जाएगा। यही तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अगर फोर्स निकालते हैं तो फोर्स में 2 चार्जेस मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसमें सिंगल चार्ज आता है ऊपर बस। ठीक है, तो जो दूसरा वाला चार्ज है उस दूसरे वाले चार्ज को यूनिट चार्ज रख दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी दूसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। दूसरे चार्ज को तो मैंने फिक्स कर दिया 1 कूलम से, फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताते हैं कि 1 कूलम में कितना फोर्स लगेगा, 1 कूलम को वो कितना दूर फेंक सकता है या कितना नज़दीक खींच सकता है, ये बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली फोर्स जो है, फोर्स तो एक इफेक्ट है,
फोर्स तो एक इफेक्ट है, और वो इफेक्ट जिसकी वजह से दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वो फोर्स लग क्यों रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, इस वजह से वो फोर्स लग रहा है। किसी ने आगे थोड़ी पुश कर दिया। अगर कोई एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट दूसरी वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके पास ला रहे हैं, तो कोई उसको टच करके थोड़ी दूर भगाता है। तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करता है, उसको रिपेल करता है। तो वो किसकी वजह से कर रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा दूर फेंक देगा, कम है तो कम दूर फेंकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। देखते ही समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। उसके बाद डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा हो गया, हमको डेरिवेशन के साथ साथ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। फॉर्मूला बताओ जरा भाई, एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल में, जो एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड दो हमने करे थे, भूल गए क्या? 2p/4πr 2p ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा भाई। अब देखिए, जो हम इसका ए पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट में यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या करा, नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर ले लिया -10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ले लिया +10 माइक्रोकूलम, एंड दे आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मिलीमीटर, ये हो गया। उसके बाद में बोल रहे हैं डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge। From its center O ले लिया इसका, और यहाँ से कितनी दूर, कितना दूर हो गया, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो इसको मैं लेता हूँ बेटा R, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पर हमने पॉइंट P मान लिया, तो 15 सेंटीमीटर। अब E एक्सियल निकालने के लिए बोल रहे हो, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ 2p, 2 इंटू p क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, q × 2a करके। ठीक है, तो q × 2a अपॉन r³ क्या है, r है 15 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। 15 × 10⁻², मीटर में बन गया, और इसका स्क्वायर होगा, जो मैं आपको भेजूंगा ना टेबल, उसके अंदर सेंटी भी है। ठीक है हाँ, अरे सॉरी क्यूब फॉर्मूले में क्यूब है, मैंने गलती से स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा 9 × 10⁹9 × 2 × q × 2a। क्यू कितना है भाई, 10 इंटू क्या, माइक्रो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 2a यानी कि डिस्टेंस कितना, 5 मिलीमीटर। मिली मतलब 10⁻³ तो 5 × 10⁻³ इस पूरे 2a की वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये हो गया अपॉन 15 का क्यूब। 15 का क्यूब निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, और कर लिख लेते हैं इसको, 15 × 15 × 15 कुछ कट जाएगा, 5 भी है ऊपर, 10 भी है, 9 भी है, और -2⁻³ तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 को उड़ा दो, 3 3 9, 3 5 15, इस 5 से ये 5 गया, और 5 2 10, 5 3 15, ये हो गया। अब और कुछ है करने लायक नहीं, चलिए नीचे 45 रह गया, ऊपर आ गया 2, अच्छा 3 तो है, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, और कुछ है ऊपर नहीं, 2 2 4, 2 2 4 अपॉन 3 5 15, और 10⁻⁹ और 10⁻⁻3 यानी कि 10⁻�6 ये है। 15 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, 15 0 फिर 40 बन गया, तो 15 2 30, 40 - 30 इज 10, 10 के आगे 0 लगाया, 100 आ गया, 15 6 90, फिर उसके बाद क्या होगा, 6 आते ही जाएगा, 100 - 90 10, फिर 0 लगाओ, 100 - 90 10 वो आता ही जाएगा। 0.2
6 को अप्रॉक्सीमेटली 0.27 बोल सकते हो इंटू 10 की पावर 6 क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका देखता हूँ जरा आंसर क्या दे रखा है। हाँ जी, इन्होंने 2.66 इंटू 10 की पावर 5 कर दिया उसको, 2.66 हो जाएगा। फिर इसको इधर एक डेसिमल को इधर बढ़ा दीजिए आप, तो ये एक नंबर कम हो जाएगा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो अपना भी ठीक है, इनका भी ठीक है। अगला वाला जो है, अगले वाला क्वेश्चन सॉल्व करें क्या, या कुछ और किया जा सकता है? देखो जरा बी पार्ट, बी पार्ट में ये दे रखा है कि अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ, तो जैसे ये 15 सेंटीमीटर अवे था यहाँ से, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो हम ये जानते हैं, हमने एक रिलेशन देखा था कि जो ई इक्वेटोरियल है, ई इक्वा, ये क्या होता है, 1/4πε0 कितना होता है, बिल्कुल सही, ये होता है पी अपॉन आर क्यूब। तो पी अपॉन आर क्यूब का मतलब क्या है कि ये जो है ये इसका हाफ हो गया एक्शन का, तो जो ये वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2.66 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.33 इंटू 10 की पावर 5। हम जानते हैं ना ई एक्शियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, ई एक्शियल अपॉन 2। तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सही है। करने की ज़रूरत कब पड़ती, अगर ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ना देकर कुछ और दे दिया होता है ना, तब करना पड़ जाता मेरे को, क्योंकि फिर इसमें चेंज करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का क्यूब भी हुआ है ना। मान लीजिए 15 की जगह 20 कर देते, फिर 20 का क्यूब, तो वो दिक्कत होती, फिर वो पूरा सॉल्व भी करना पड़ता। क्लियर है, क्लियर है? बताओ भाई, कौस्तव क्लियर है, आगे चलें? यस सर। न्यासा बताइए, क्लियर है, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला टॉपिक देखते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर न्यूमेरिकल्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले तो थ्योरेटिकली समझेंगे, और उसके बाद इसमें कंसेप्चुअल 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने ना पॉइंट्स बनाकर समझा रखे हैं, इसको आपको समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 नंबर का बनता है उस पर क्वेश्चन। देखिए, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, an electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point। हमने क्या करा कि ऐसे ही किसी फील्ड में पहुंच गया, किसी एरिया में पहुंच गया, एक चार्ज पहुंच गया, ठीक है। ऐसे ही समझिए कि जैसे चार्ज ना हो, कोई इंसान हो, वो एक एरिया में पहुंच गया, एक एरिया मतलब किसी एक रूम में पहुंच गया, रूम में पहुंच गया, उसको लग रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है, वो खींचता जा रहा है, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बढ़ा रहा है एक कदम और जा रहा है कितना, 2 कदम, ठीक है। फिर एक कदम और आगे बढ़ाया, अब जा रहा है 3 कदम आगे, फिर और बढ़ाया तो और, तो उसको लगा कि मैं तो थोड़ी सी फोर्स लगा रहा हूँ, कोई मुझे खींच रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ, उसको लगा कि मैं तो ऐसे ही चुपचाप खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होती हैं कि अगर एक एरिया में किसी एक चार्ज को पहुंचा दिया जाए, तो वो चार्ज जो है ना, चार्ज की एक टेंडेंसी बन जाती है कि वो चार्ज जो है एक तरफ को जाने लगेगा, एक तरफ को मूव करने लगेगा। तो वो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो जिस तरफ को जाने लगेगा, उस चीज़ को हमने ये बोल दिया कि अच्छा ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स लग रही है। तो फोर्स कौन लगा रहा होगा, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ऐसे 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 जाने लगा, ठीक है, और यहाँ पहुँचकर रुक गया, यहाँ पहुँचकर रुक गया, अब कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, एक एरिया में आ गया था। दिस एरिया इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर रखा था तो बड़ी जोर की फोर्स लगी थी इस पर, और लगती गई लगती गई लगती गई, और फिर वो यहाँ जाकर शांत हुआ। तो इस चीज़ को देखा गया और इस चीज़ को ये कहा गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तभी इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, और ये जिस पाथ के अलाउंग जा रहा है वो नेगेटिव है। तो फिर ये कहा गया कि अच्छा, तो ये पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया, नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सीधा सीधा क्यों नहीं गया, सीधा सीधा क्यों नहीं गया, क्यों उल्टा सीधा पाथ लेकर जा रहा है, कभी इधर से फिर इधर रखा तो इधर देखा कि अरे ऐसे जा रहे हैं, सीधा सीधा नहीं जा रहे। तो फिर एक प्रॉपर्टी बना दी गई इसकी, कि प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाती है, ठीक है, यानी कि कर्व लाइन जाएंगी।
तो ये बोल दिया गया कि वो कर्व पाथ ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर सीधा सीधा होता तो ट्रांसफार्मर के जस्ट बराबर में ही एक बॉक्स बना दिया जाता, ट्रांसफार्मर को पूरे को घेर कर और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर, और तब पूरा जाल ना बनाते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व लाइंस होती है, तो बहुत दूर दूर तक उसका इफेक्ट जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि पहली चीज़ तो ये कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ जाकर शांत हो रहा है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी ये डिराइव हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव साइड। एक चीज़ तो ये डिराइव हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है ये सीधा नहीं जा रहा है, ये घूमता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कर्व लाइंस हैं, ठीक है। चलिए जी, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि अब अगर वो कर्व लाइंस हैं तो फिर क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का दूसरा फंडा भी वहाँ पर एंट्री मारेगा। कैसे? डायरेक्शन तो है, यहाँ से गया यहीं जाकर रुक रहा है, तो इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन होगी तब तो मैं बता दूंगा भाई नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है क्या, तब तो मैं बता दूंगा। कर्व्ड है तो फिर डायरेक्शन कैसे बताई जाए? तो सर्कुलर मोशन से इसको कोरिलेट कर लिया गया कि कर्व्ड पाथ है तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर बोला जाए तो इसी पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर बोला जाएगा तो इसी पॉइंट पर टेंजेंट, समझ गए? तो कर्वीलिनियर मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन जब भी कभी होता है तो उसमें डायरेक्शन जब पूछी जाती है तो हम ये कहते हैं कि हाँ, जिस इंस्टेंट पर आप डायरेक्शन पूछेंगे वहीं पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई इसके बारे में। इसीलिए पेज नंबर 43 पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे बनाकर दिखा रखा है। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स इधर हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन इधर हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन इधर हो गई, तो तीन डायरेक्शन हो गई, ठीक है। कितनी डायरेक्शंस हो गई? इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो गई। इसकी अलग इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लो, इनफाइनाइट डायरेक्शंस की हो गई। उसके बाद ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन on which a positive test charge would tend to move when free to do so। when free to do so मतलब जब उसको खुला छोड़ दिया जाए कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, तो उधर कोई घूमता हुआ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमने कहा कि ठीक है भाई, तो फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी इसकी? तो प्रॉपर्टीज़ कुछ डिराइव हुई। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये जो है ना पेज नंबर 44 पर है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है, कई बार टीचर थोड़ा ऐसा आ जाता है कि थ्योरेटिकल पेपर बना दिया उसने, इस बार बना दो थ्योरेटिकल पेपर। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो कह देते हैं कि आप प्रॉपर्टीज़ बताइए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो 4 से ज़्यादा प्रॉपर्टी पूछेंगे, वो लिख देंगे मेंशन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसमें 9 लिखी हुई हैं, इसमें 9 लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। पहली देखिए, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। हाँ, कर्व पाथ क्यों? ये ऑब्जर्वेटरी है, मतलब इसका प्रूफ नहीं है, इस चीज़ को ना ऑब्जर्व किया गया कि सीधी नहीं जा रही है। मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर रख रहे हैं तो वो सीधा नहीं जा रहा है, यहाँ से वो घूमता हुआ जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन कर करके देखा गया, अलग अलग कंडीशंस में कर करके देखा गया, कहीं वैक्यूम में रखकर, कहीं किसी और मीडियम में रखकर, तो ये देखा कि सीधा नहीं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास घूमता हुआ जा रहा है। तो फिर इस प्रॉपर्टी को ये नाम दे दिया गया, इसको बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि वो सीधा नहीं जाता, घूमता हुआ जाता है। इसका प्रूफ नहीं है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होती है ना, ऑब्जर्वेशंस का प्रूफ नहीं होता। ऑब्जर्वेशन ये कि हमने ऑब्जर्व करके बताया, ठीक है ना। तो पहला है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। अच्छा, एक सवाल आना चाहिए था आपके मन में, आपने पूछा नहीं मेरे से। हमने अभी टॉर्क का डेरिवेशन करा था ना, टॉर्क के डेरिवेशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अच्छा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमने पैरेलल लाइंस बनाई थी स्ट्रेट। अच्छा सर, हो सकता है बड़े स्केल पे ये एक तरीके से स्ट्रेट हो जाए क्योंकि बड़ा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। इंटरसेक्ट नहीं करती। अरे नहीं, छोड़ो ना, तो अब बताता हूँ सुनो। जब हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, और जब डिस्टेंस बहुत कम होता है ना, जब बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस कहाँ होता है? डाइपोल के बीच में, है ना। तो जब बहुत कम डिस्टेंस होता है
तो इसके बीच में अगर मान लो अब ये एक्चुअली हम इसको ना एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है 1 मिलीमीटर, लगाना जरा स्केल 1 मिलीमीटर नन्ना सा है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आप तब भी ढंग से दिखाई नहीं देगा। तो वो 1 मिलीमीटर में आपने कर्व बना दिया या स्ट्रेट लाइन बना दी, एक ही बात है। कर्व बना दो या स्ट्रेट लाइन बना दो। अगर इतनी लंबी सी कर्व है भाई, आपको अगर पागल हो रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर हमने छोटा सा अगर हमने नन्ना सा कर्व बनाया तो वो कर्व ना होकर अगर उसको मैग्नीफाई करके स्ट्रेच करके देखा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन डाइपोल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब हम मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में भी ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसी तरह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये टेंथ में करा होगा शायद, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। और वो क्योंकि मैग्नेट जो है वो बाहर वाले एरिया के कंपैरिजन में मैग्नेट बहुत छोटा है, तो उसमें वो कर्व लाइंस नहीं बनेगी, वो स्ट्रेट ही बन जाएगी। क्योंकि एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो एक दूसरे को रिपेल भी करेगी कि नहीं सीधा सीधा चलेगी, जगह नहीं है मेरे पास उतनी, मेरे पास जगह की कमी है, मेरे से तो टकराना मत भाई, मेरे से रहना दूर। तो ये भी उनकी प्रॉपर्टी है कि वो लेटरली एक दूसरे को रिपेल करती है। बताता हूँ। तो पहला देखिएगा, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता इनमें बीच में। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ से चला है ना तो इसी बात को फॉलो करते हुए यहाँ पर गिरेगा, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर बीच में ब्रेक लग गया कि नहीं अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ना इधर से जा रही है ऐसे घूम के और फिर जाएगी यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ये जब बड़ा जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, हाँ, तब तो लाइंस को सीधा दिखाया जाता है। वो इसलिए होता होगा ना क्योंकि जब सर्कल को हम बहुत बड़े स्केल पे देखें वो एक स्ट्रेट लाइन लगती है, मतलब उसका छोटे से सर्कल को नहीं जैसे कि मान लेते अर्थ है वो अच्छा ठीक हाँ, ऐसी चीज़ वैसे हो सकता है। वही चीज़ है, वही एक्चुअली वो मैग्नीफाइंग वाली ही चीज़ है, मैग्नीफिकेशन वाली। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना तो आप ज़्यादातर में देखना कि जो डिस्टेंसेस हम ले रहे हैं ना वो सारे आपके मिलीमीटर में आएंगे डिस्टेंसेस, ठीक। अच्छा, बट सर डाइपोल को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डाइपोल को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, डाइपोल के बीच में तो डिस्टेंस कम है ही, उसको जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अपने आप में बहुत छोटा है। मतलब एक कोई डाइपोल है उसी के अंदर वो दूसरा डाइपोल भी रखा हुआ है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। ये वो चीज़ है, ठीक है। और उसको आप बड़ा करके देखोगे तो फिर ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्लियर। अब जरा देखिएगा, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में कोई ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है। दूसरा, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। क्लोज्ड लूप वो नहीं बनाते। ये क्यों बताया गया है कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है। नॉर्थ से स्टार्ट करेगा, साउथ तक आएगा एक्सटर्नली, और इंटरनली यही लाइन आगे एक्सटेंड करेगी, साउथ से नॉर्थ आएगी। तो ये चीज़ इसमें नहीं होती डाइपोल में कि पॉजिटिव से स्टार्ट करा, नेगेटिव में आया और फिर इंटरनली नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, नहीं वो नहीं होता। क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाली वो अलग चीज़ है, वो डाइपोल मूवमेंट है। वो डाइपोल मूवमेंट है, हम जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। थर्ड है, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट अगर बनाएंगे कहीं पर भी इस पर तो उससे क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ, no two lines of force can cross each other because if they intersect then there will be two tangents at the point of intersection which is not possible, ठीक। तो ये जो फोर्थ है ना, ये पूछा जाता है कि जैसे फोर्थ है, no two lines of force can cross each other। जो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उसका रीज़न है कि अगर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, ठीक है, और हम ये कहें कि चलो मान लिया जाए कि ये इंटरसेक्ट करती है, तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर जा रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करी, इस वाली लाइन ऑफ फोर्स की, तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे हो जाएगा E1, ठीक है। और अब मैं इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसी पॉइंट पर इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, ये तो कुदरत को बदल डाला, तो ये तो नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ऑफ प्रूविंग समथिंग। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये हमने बता दिया। अब उसको प्रूव करके बताओ कि अच्छा अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाएगी।
तो किसी भी वेक्टर की बात करें वो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं शो कर सकते, ठीक है। सर अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सेम पॉजिटिव चार्ज से सेम नेगेटिव चार्ज पर जा रही है, मतलब कि एक हाँ, पॉजिटिव चार्ज है हाँ, सेम ही पॉजिटिव चार्ज से सेम नेगेटिव चार्ज पर जा रही है, तब की बात करी जा रही है। और अगर अलग अलग चार्जेस हाँ फिर तो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ पूछी है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उसका सवाल ये है कि ये सेम इस पॉजिटिव चार्ज से निकली और इस नेगेटिव चार्ज पर पहुंची। अब मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इधर रखा है और एक नेगेटिव चार्ज इधर रखा है, भाई फिर तो इंटरसेक्ट करेंगे, फिर तो इंटरसेक्ट करेंगे, कई बार करेंगे इंटरसेक्ट। तो हम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ही डाइपोल, समझ गए, है ना। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। The lines of force are always normal to the surface of a conductor. The lines of force are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium. On which the charges are in equilibrium. तो ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई ये कंडक्टर है, ये ऐसी उसकी सरफेस है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्लेन शीट है स्टील की, आयरन की, चलिए आयरन मान लीजिए, आयरन की एक प्लेन शीट है ऐसे रखी हुई है, उसमें जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम पर हैं। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है दे आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दे आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये क्यों है इसको बताऊंगा। ये पांचवा पॉइंट है। छठा देखिए, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पर पहुंचेगी, ठीक है। इनको ये देखा जाता है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, कॉन्ट्रैक्टेड है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब एक तरह से स्ट्रेच्ड है। तो जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट होना था उतना वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी स्लैक नजर नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी ऐसी नहीं होगी से टेढ़ी मेढ़ी होकर नेगेटिव में नहीं पहुंचेगी, ठीक है। मतलब ऐसी ढीली नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी, खींची हुई होगी, ठीक। इस और प्रॉपर्टी है क्योंकि कर्व रहना, नहीं तो अगर उनके कहें कि स्ट्रेच होनी चाहिए तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज हो गई। उसके बाद सातवां है, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइन्स ऑफ फोर्स। अब सुनिएगा, लाइन्स ऑफ फोर्स की टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। लेंथवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में खिंची हुई रहेगी, लेकिन लेटरली एक्सपैंड करती है। लेटरली एक्सपैंड कैसे करेगी, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे गया, तीसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखो कि ऐसे बड़ा सा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाजू वाले को कहती है कि चल 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 इधर इधर, है ना। तो बाजू वाले को लेटरली एक्सपैंड करती है, मतलब लेटरली हटाती है। क्यों हटाती है लेटरली? लेटरली हटाने का मतलब ये है कि जब भी कभी ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बैटरी का सिंबल है, याद होगा टेंथ में ना, बैटरी का सिंबल है। अब उसके बाद आपने ना ये करा था कि एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है और एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है। आप ये बोल देते थे कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। और इधर क्या होता है कि जब ये वाला वायर यहाँ तक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला वायर यहाँ तक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहते थे कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है। सिमिलरली ये वायर भी पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर। तो पैरेलल की डेफिनेशन अब 12th क्लास में आप ये करेंगे कि आपको बड़े अजीब से सर्किट डायग्राम्स मिलेंगे। उसमें आपको ये देखना होगा कि सेम पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा रेसिस्टर का एक एंड कनेक्टेड है और सेम नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा कौन सा कनेक्टेड है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो 10th क्लास के लेवल तक सिर्फ इतना करा जाता है, अच्छा पैरेलल लाइंस बन रही है क्या? हाँ बन रही है भाई, पैरेलल में है, जोड़ दे, ठीक है। ये होता था। अच्छा एक के पीछे एक जुड़ रहा है क्या? हाँ भाई सीरीज में है, जोड़ दे। तो 10th में ये देखा जाता था। अभी ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इधर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड है, क्योंकि भाई वायर एक ही है, वायर एक ही है, वायर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये वाला जो है इसको एक तरह से मान लिया जाए, वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वायर मान लिया जाए, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है।
तो इसका मतलब ये अपना पॉजिटिव 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 वाला इफेक्ट देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ लाइन ऑफ फोर्स ऑन विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव। तो ये पॉजिटिव चार्ज का पाथ है, ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज का पाथ है। तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दूर हटो, भागो, रिपेल करेगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो पाथ है उसका पाथ भी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पाथ को रिपेल करेगा, समझ गए, ठीक है। तो ये तरीका, हाँ जी दोबारा सुनिए, हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या देखी थी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन ये थी, इट इज एन इमेजिनरी पाथ ऑन विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। ये वो पाथ है जिस पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज घूमता हुआ जाएगा, उसकी टेंडेंसी होगी वहाँ तक जाने की। तो जब इस पाथ से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जा रहा है, ठीक है, तो और सिमिलरली ये दूसरा पाथ है, इससे भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जा रहा है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को साइड वाइज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हटाएंगे, है ना। इस वजह से ये एक्सपैंड करता है लेटरली, ये इसको एक्सपैंड करेगा, दूर की तरफ हटाएगा। और यहाँ लेंथ वाइज ये खिंचा हुआ क्यों रहता है ऐसे, इसमें स्लैकनेस क्यों नहीं आती लेंथ वाइज, इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव बड़ी स्पीड के साथ नेगेटिव के पास जाना चाह रहा है, इस वजह से तनी हुई रहेगी ये वाली लाइन भी तनी हुई रहेगी, लेकिन ये एक दूसरे को लिटरली एक्सपैंड करेगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज जो है ऐसे बढ़ती जाती है, दूर तक जाती है। हाँ जी बोलिए। सर अभी आपने ये वाला बोला कि एक दूसरे को रिपेल करती है। हाँ। अब जैसे दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, करेंगी, तो सर उसमें भी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसमें भी रिपेल करेंगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर हमको घर में इंटरनेट यूज़ करना है या किसी ऑफिस में इंटरनेट यूज़ करना है तो कभी भी दो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, वो दो वाईफाई मॉडेम नहीं लगाएंगे। अलग अलग कंपनी के दो वाईफाई मॉडेम लगा दिए और कह दिया इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीड है। उसमें क्या है, उसमें जो वेव्स हैं वो क्या आ रही हैं, वो आपको चारों तरफ क्या मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या है, आपने एक स्ट्रॉन्ग मॉडेम इधर भी लगा दिया, एक स्ट्रॉन्ग मॉडेम इधर भी लगा दिया, तो वो आपस में ही जो है उनका ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टकराव होता रहेगा। तो आपने लगाया है बहुत अच्छी स्पीड का इंटरनेट, दूसरा भी बहुत अच्छी स्पीड का इंटरनेट, आपको स्पीड ही नहीं मिल पाएगी, स्पीड के लिए लगा। वही क्या करो कि आप एक इंटरनेट को ऑफ कर दो, फिर देखिए स्पीड। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक ट्रांसफार्मर के बाजू में दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता, पावर लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जितनी पावर डिलीवर करनी है वो मिल ही नहीं पाएगी। तो इस वजह से क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपस में टकराते रहेंगे, तो ट्रांसफार्मर पूरी एक लोकेलिटी का एक होता है, फिर एक एरिया खत्म होने के बाद फिर दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। भाई आपके दिमाग में तो ये सवाल आ रहा होगा ना कि ट्रांसफार्मर में तो पीछे से ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी आ गई और फिर वो वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गई घर में, लेकिन क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है चारों तरफ, तो वो एक डेंजरस एरिया हो जाता है। कभी भी देखना जो बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं ना, वो आपने देखा भी होगा, वो ऐसे लगते हैं, वो जनरली खेतों के बीच में लगते हैं, वो ऐसे नहीं लगते। और देखा भी होगा कभी भी कोई खेत देखना रास्ते में, जैसे आप कभी हाईवे पर जा रहे हैं तो खेत देखना, खेत के बीच में होगा एक बहुत चौड़ा सा, वो ऐसे 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 जा रहा होगा, वो टावर बहुत ऊंचा जा रहा होगा, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक प्लेस के पास, और उसके आसपास रेजिडेंशियल प्लॉटिंग भी नहीं होती। और अक्सर अखबारों में आता रहता है कि वहाँ पर अवैध निर्माण करा गया, वो यही अवैध निर्माण होता है कि वहाँ रहने वाले लोगों को, किसी को ये प्रॉब्लम रहती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी के ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर एक मूवी भी आई है सर, जो आप उसकी बात कर रहे हैं, जो बड़े से टावर जो जिन पर तार लगी होती है, जो बहुत बड़े टावर होते हैं जिन पर तार लगी रहती है, देखा नहीं है क्या? सर वो तो हमारे स्कूल के ऊपर ही है। हाँ, तो स्कूल जो है वो स्कूल अब आया होगा ना बाहर वाले एरिया में, है ना, लेकिन स्कूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ी होगा। स्कूल के ऊपर कौन सा टावर है, वो फिर उतनी इंटेंसिटी का नहीं होगा। जो सर, और इसीलिए जो पावर स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस भी रेजिडेंशियल से बहुत दूर बनाए जाते हैं, जैसे दादरी वाला। हाँ, वो जो पिरामिड जैसा बनता है नीचे से, दूर से तो हम एक बार को देखकर बोल रहे हैं इतना चौड़ा है, वो पता है मतलब उसके बीच में कम से कम होता है 50-100 मीटर का डिस्टेंस होता है, इतना बड़ा होता है वो नीचे से, क्योंकि दूर से हमको दिखाई दे जाता है इतना सा, जैसे दूर से चंदा मामा इतने से दिखते हैं, एक्चुअल में तो पता नहीं क्या सही है, ठीक है ना। तो वो अलग होगा, वो ऐसा नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो स्कूल के ऊपर लगा हुआ है, स्कूल वाले इतना रिस्क नहीं लेंगे क्या। अच्छा, अब आप ये देखिएगा सर। हाँ जी बोलिए। सर जो भी आपने एग्जांपल दिया था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, हाँ। फिर सर वो पास कैसे करेगा, नेगेटिव तक पहुंचेगा?
नहीं समझा मैं, कैसे मतलब? सर जो आपने भी एग्जांपल दिया था, हाँ। सर वो तो लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रही है, हाँ तो सर जो ऊपर वाली लाइन थी वो नेगेटिव तक पहुंचेगी कैसे? नहीं, वो तो नेगेटिव तक पहुंचेगी भाई, जैसे हम ये कह रहे हैं। हाँ, उसमें जो है उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस का जो है वो ब्रेकेज भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ब्रेकेज भी हो सकता है भाई। एक जगह यहाँ पर लगा हुआ है और आप ये कह रहे हैं कि वहीं पर कोई दूसरा भी सोर्स ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें फिर टकराव हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और फिर ब्रेकेज हो सकती है। समझ गए मेरी बात? ओके सर। हाँ, तो इसके हाँ बताओ। ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब दो सोर्सेज से आएगी हाँ, तो वो धीरे धीरे टकराएंगी, धीरे धीरे जो उनकी इंटेंसिटी वो सारी खत्म हो जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए चलिए मैं इसका ना मतलब आपको इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन हो जाएगा अगर अलग अलग सोर्सेज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखिएगा कि जैसे हमसे ना ये कहा जाता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पहले ना एक ही इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो एक ही सिंगल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था और पहले लाइट बहुत जाया करती थी। अब आपने ये सुना होगा कि भाई प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो दिल्ली के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर टाटा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा ने अपनी एक नई लाइन बिछा दी इलेक्ट्रिसिटी की, वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट ओन्ड थे ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको सबको पता है। काम ही नहीं चलता वहाँ पर, अजीब से ही बिहेवियर होता है उनका, ठीक है। लाइट गई हुई है किसी कॉलोनी की तो गई हुई है जी 4-4 5-5 दिन तक, हाँ जी हो रही है, हो रही है, अभी हो रही है। और हो क्या रही है, बैठ के वहाँ पर ताश के पत्ते खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। ये काम चलता है। तो अब धीरे धीरे परेशान होकर जब देखा कि भाई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर सकती है, सैलरी दे सकती है एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। कोई किसी पर डाल देता है काम, कोई किसी पर, तो फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने लगे। तो जैसे मुंबई में है तो मुंबई के सबअर्बन एरियाज़ में टाटा प्रोवाइड करता है और अर्बन एरियाज़ में रिलायंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही हम जो जहाँ पर हम रह रहे हैं तो यहाँ पर PVVNL है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नाम से ऐसा लगता है हिंदी का नाम है, गवर्नमेंट होगा, ये भी प्राइवेटाइज है, ये भी प्राइवेट हाथों में, ठीक है। तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ऐसा नहीं करा कि मैं अपना अलग सोर्स लगाऊंगा, तू अपना अलग सोर्स लगा, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ये डिज़ायर्ड आउटपुट मिल ही नहीं पाता। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनको जो जो एरियाज़ दे दिए गए, जैसे नोएडा किसी और को दे दिया गया, ठीक है, गाज़ियाबाद किसी और को दे दिया गया, तो वो उतने उतने एरियाज़ को मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब ये कि आज अगर लाइट जाती है ना, सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे बात कर रहा हूँ, सोसाइटी ने तो अपना अलग मेंटेनेंस का, उनका तो अलग पैनल है। तो हम अगर लोकल कॉलोनीज़ की बात करें तो लाइट जाते ही PVVNL का SMS आ जाता है कि ये इतने से इतनी देर के लिए गई है और इतनी देर में इशू रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि गई तो पता नहीं कब तक गई, ये नहीं होता। तो वो क्यों, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो उनको मेंटेनेंस का काम मिला हुआ है। वो गलती से भी दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन का मतलब दूसरा पोल और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन बिछा नहीं सकते, ठीक है, ये होता है। यहाँ प्राइवेट है, यहाँ पर आपने कोई बिजली का खंभा नहीं देखा होगा किसी भी सोसाइटी में, पता है ना वायरिंग कैसे हो रखी है, सब अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे से, नहीं पता। तो आज मैं बता रहा हूँ, कहीं बिजली का खंभा देखा है सोसाइटी के अंदर, कहीं भी नहीं है। तो जितनी भी है इलेक्ट्रिसिटी सब नीचे से, सब नीचे से, और सबके शाफ्ट में से पैनल बने हुए हैं। ये मेरे घर के बराबर में ही बन रहा है ये पैनल, ये बेसमेंट में देखते हैं। हाँ बेसमेंट में है, बेसमेंट में है, वहाँ पर पूरा एक रूम है, वहाँ पर बैठा रहता है, ठीक है। चलिए जी देखिएगा, अब उसके बाद देखो 7th द लाइन्स ऑफ फोर्स, ये हो गया। 8th देखिएगा, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर of the strength of the electric field in any region. The lines of force are close together in a strong field. जो lines of force हैं, अगर कोई strong field है तो strong field में lines of force थोड़ी सी नज़दीक होगी। कैसे पता चलेगा, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के पास बैठे हुए हैं तो ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थोड़ा सा दूर को गए, ये देखिए खुलता जा रहा है, थोड़ा सा दूर को गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई, थोड़ा और दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई। तो जितना ज़्यादा हम सोर्स के नज़दीक आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट वही है कि क्लोज टुगेदर, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और लाइन्स ऑफ फोर्स सारी की सारी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो यहीं पर ये क्लोज टुगेदर है। उसके बाद आपने अभी अगर कोई भी बुक आप देखेंगे, NCERT देखेंगे, तो वहाँ पर आपको जैसे ये 3 हमने लाइन्स ऑफ फोर्स बना दी, चौथी बनेगी ना, ऐसे होगी, ऐसे डिज़ाइन बन रखा होगा कि जैसे किसी ने हाथ खड़े कर रखे हैं, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ
नीचे से भी सेम होगा, नीचे से भी सेम, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये इस तरीके से। ये जो इस तरीके से है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अब हम प्लेन ऑफ पेपर के बाहर निकल चुके हैं, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आगे से कहीं से घूमकर ही आएगी नेगेटिव में, डॉट का बिंदु घर को आए वो पॉजिटिव से निकलेगा, वो आएगा नेगेटिव के पास ही। तो वो प्लेन ऑफ पेपर से हम बाहर निकल चुके हैं, तो वो इतनी बड़ी लाइन ऑफ फोर्स हम दिखा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्स बहुत नज़दीक है, मुझे पता है जितना मैं इसके पास आऊँगा सोर्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये भी सोर्स है, जितना इसके पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो दे आर क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और सेकंड पॉइंट है फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड। वीक फील्ड, अब यहाँ तक आते आते वीक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे आर फार अपार्ट, दूर दूर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। जानते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, पैरेलल होती है। यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल के बीच में, ठीक है। चलिए जी, नाइन्थ देखिएगा, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो ये जो नाइन्थ वाला है, और ऐसे ही मैंने फिफ्थ वाला आपको एक्सप्लेन नहीं करा, नाइन्थ वाला नहीं करा, क्योंकि इनके पूरे पूरे प्रूफ है, इनके पूरे पूरे प्रूफ हैं। नाइन्थ वाले का जो प्रूफ है इस चैप्टर में, हाँ इसी चैप्टर में फिफ्थ का और नाइन्थ का, इनके दोनों के प्रूफ हैं। चलिए जी, अब आप आइए नेक्स्ट पर, पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 पर कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अच्छा जितने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे पॉइंट समझ में तो आ गए ना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की सिर्फ अगर बात करें तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलती है, हमें पता है पॉजिटिव से बाहर ही निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है बाहर निकलती है। फिर बी देखिए, फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। हमें मालूम है नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ आती है, तो नेगेटिव पाइए, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आती है। अगला देखिएगा, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यही जो हमने दिखाया है, यही वाला टाइप। रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स का मतलब ये है कि जनरली हम जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज को ना हम जनरली मतलब स्फेरिकल दिखाते हैं, हम स्फेरिकल दिखाते हैं। तो स्फेरिकल का मतलब क्या है, और ये कन्वेंशन है, प्रथा चली आ रही है, कंसिडर अ स्फेरिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कंसिडर अ स्फेरिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। स्फीयर 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 ही माना जाता है आज। अब स्फीयर क्यों माना जाता है? क्योंकि स्फीयर जो है वो उसका एक सेंटर मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो निकालना बड़ा आसान है, उसका सेंटर ही हो गया। रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे एक लाइन निकालूंगा ना, तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे उसके रेडियस से बाहर की तरफ आ रही है, तो रेडियली आउटवर्ड। अगर यहाँ से मैं निकालूंगा तो इसको भी रेडियस से कनेक्ट करा जा सकता है कि रेडियली आउटवर्ड्स, तो रेडियस से बाहर की तरफ आना इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड्स। ऐसे रेडियस की तरफ आना दैट इज कॉल्ड रेडियली इनवर्ड्स, इसलिए बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स। उसके बाद है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अगर दो इक्वल हैं, ये तो हो गया इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के फील्ड लाइंस कैसे होगी, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव को निकली नेगेटिव हो गई, ऐसे होगा। लेकिन अगर दो इक्वल हैं और पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी कि पॉजिटिव इधर बस, ये निकली तो सही बाहर की तरफ, ये निकली तो सही, लेकिन आगे नहीं जा पाई, आगे खतरा है, आगे पॉजिटिव बैठा हुआ है, उससे लड़ने को बैठा हुआ, रिपेल कर रहा है। फिर ये साइड से निकली, साइड से निकल कर मुड़ गई, ये पॉजिटिव है, ये भी साइड से निकल कर मुड़ गई, ठीक है। ये भी ऐसे साइड से निकल कर मुड़ गई, ये भी साइड से निकल कर मुड़ गई, ऐसे ही जाओ हम तुमसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो बात नहीं करेंगे, आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ है फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिवली। हाँ जी बोलिए सर। ये जो आपने जो रिपल्शन वाला डायग्राम बनाया है, इसमें जो दो लाइन सीधी आ रही है, ये आपस में आके ब्रेक हो जाएंगी ना? ये जाएंगी ही नहीं आपस में, ये यहीं पर रुकेगी। वो महाभारत में तीर आते थे ना,
पांडवों के और कौरवों के, वो टकराते थे और फिर ब्लास्ट होता था। तो अगर ये टकरा गए तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहीं पर रुके, बस आगे नहीं जाएंगे। ओके सर। देखा होगा सबने कोविड टाइम में तो रिपीट टेलीकास्ट होता था, आप लोगों ने देखा कि नहीं? हमने अपने बचपन में देखा था, तो बचपन याद आ गया था देखकर। चलिए जी अगला देखते हैं, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, तो ये भी बिल्कुल आसान है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर मतलब इस पर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, ठीक है। बाहर की तरफ वो निकलेगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव के अंदर आती है, ठीक है। अगला टॉपिक है जी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए टाइम है कि नहीं, 2 मिनट है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा देते हैं छोटा सा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक एरिया है, कोई भी एक एरिया है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक शीट है, तो जैसे हम किसी एक शीट को देखते हैं ऐसे, ये सामने से दिखाई देगी तो शीट ऐसे दिखाई देगी। मैं इसको लेटरली देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे थी ना, मैंने इसको घुमाकर ऐसे कर दिया, ये शीट ऐसे होगी, अब ये दिखने में ऐसे होगी, अब ये ऐसे दिख रही है शीट। अब हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आई, ये निकल गई आर पार ऐसे ऐसे आई। कंडीशन ये है कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे इस पर, ऐसे निकल गई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो एक किसी भी एक एरिया में से परपेंडिकुलरली यानी कि नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब हाँ मैं बताता हूँ कि जब भी हम ये कहते हैं कि कोई भी एक हमारे पास कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में से उस एरिया पर परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। 4 लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 4, 5 गुजर रही है तो 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि इसको ये कह दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और यही डायरेक्शन एन कैप भी है। एन कैप मतलब इस एरिया पर नॉर्मल, इस एरिया पर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बन ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ही जा रहा है वो, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, है ही नहीं। अब हम ये कहेंगे कि अच्छा ज़रूरी है हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही है, टेढ़ी भी तो आ सकती है, मतलब ऑब्लिकली भी तो आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, ई इंटू डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। डेल्टा एस क्या है, छोटा सा एरिया, छोटा सा सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने कहा कि फिर से ऐसे ही मैं एक एरिया की एक कोई शीट ले लेता हूँ ऐसे। सर ये डॉट प्रोडक्ट है, हाँ ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। कैसे, सारा सस्पेंस खत्म कर देता, मैं अभी बताने वाला था ये चीज़, डॉट प्रोडक्ट है। बताओ कैसे डॉट प्रोडक्ट, देखिए ये नॉर्मल है, सर कॉस कंपोनेंट नहीं है ना, ठीक है ठीक है, ये नॉर्मल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है, E डेल्टा S cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है। और अगर मैं AB cos थीटा लिखता हूँ तो AB cos थीटा का मतलब क्या हो गया, AB cos थीटा का मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये E और डेल्टा S ये आपका डॉट प्रोडक्ट। अब इस डॉट प्रोडक्ट की बात से ही जरा आगे देखते हैं। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब हमारा फ्रेंड तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कैसे भी आ सकता है, ये टेढ़ी लाइनें आ गई, कैसे आ गई ऐसे, सुनो शीट अलग तरीके की बनाओ।
सीधी कैसे चल रही है फिर बता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी सी चीज़ के अंदर हो रही हैं, इस वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमको। अच्छा, अब ये ऐसे शीट है और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसे जा रहे हैं, 1 2 3, और इसमें जो नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, शीट पर नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, ये एंगल भी हो गया थीटा, ठीक है। तो हमने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और समझ गए होंगे आप कॉस थीटा क्यों, क्योंकि मुझे नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट लेना है, और नॉर्मल के अलोंग वाला मतलब जिसके अलोंग मेरे को जाना है उसके अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट ही होता है, इसलिए वो ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और जब ई डेल्टा एस कॉस थीटा है तो उसको हम ई डॉट डेल्टा एस बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डेल्टा एस यानी कि जो सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया एक्चुअली एरिया को भी एरिया वेक्टर पढ़ा है आपने, एरिया वेक्टर, क्योंकि वो एरिया वेक्टर है तो वो भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, इसके ऊपर भी लगा दूं मैं वेक्टर साइन, अरे चार्ज की बात सर स्केलर है फाई, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो स्केलर है, इस वजह से थोड़ा रुक जाया करो तुम। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा, आप लोग इस चैप्टर को साथ साथ प्रिपेयर कर लो, ये चैप्टर आपका कहाँ तक पहुँचे हम, पेज नंबर 46 तक पहुँचे, 8-10 पेज का चैप्टर बच गया, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, गॉस थ्योरम है और गॉस 8 या 10 पेज बचे हैं, 46 पेजेस तक हमने कर लिया है, ठीक है। मैं इसका टेस्ट लूँगा, ठीक। तो कोई भी चीज़ में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ मैंने करी नहीं है, साथ साथ नहीं हुआ, कर लेना, ठीक है। तुम्हारा जो शुरू का छूटा हुआ था वो नोटेड है, मैं करवाऊँगा उसको, ठीक है। ठीक है।